हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ पुनः रिवीजन करेंगे और आप लोगों का कल पेपर है मैथ का। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी का पेपर साकुशल और अच्छे ढंग से हो। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि जो पेपर होगा कल, आप जब पेपर मिले तो बिना समय गंवाए उस पेपर को पहले ढंग से पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और ये ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, उसी के अनुसार आपको हल करना है। और सबसे पहली बात ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको टोटल क्वेश्चन को हल करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे उसे आप गलत ही लगाएं या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ करके लगाएं, लेकिन लगाइए जरूर। आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो वह पत्ता लाल रंग के पत्ता की प्रायिकता क्या होगी। मतलब वह पत्ता क्या है, आपका लाल रंग का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि गड्डी में जो टोटल पत्ते होते हैं, कुल पत्तों की संख्या जो होगी, तो कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। टोटल पत्तों की संख्या जो होगी कितना, 52 होती है। और उसमें हमें ध्यान देना है लाल रंग के पत्तों की संख्या, लाल रंग के पत्ते की संख्या कितना होता है आपका 26, और काले रंग के पत्तों की संख्या जो होगी वो भी कितनी होगी आपकी 26 होगी। पत्ते की संख्या ये दोनों जो होंगी आपकी 26 होंगी। और अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो काले रंग के पत्ते की होने की प्रायिकता और लाल रंग के पत्ते की होने की प्रायिकता जो होगी वो दोनों ही एक ही आएगी। तो प्रायिकता निकालनी है, लाल रंग की प्रायिकता निकालना है कि वो पत्ता क्या हो आपका लाल रंग का हो। तो प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग के पत्तों की संख्या, लाल रंग के पत्ते की संख्या बटे कुल पत्ते की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो टोटल यहाँ हो जाएगा आपका लाल रंग की 26 और यहाँ हो जाएगा आपका 52। जब 26 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1/2। तो आपका चाहे लाल रंग की प्रायिकता निकालने, पत्ते निकालने की प्रायिकता कहे, चाहे काले रंग की, तो आपकी कितनी आएगी 1/2। अगर किसी में कहता इक्का, कोई एक पत्ता क्या हो आपका इक्का हो, तो टोटल आपके कितने होते हैं 4 होते हैं। आप ऊपर रख देंगे 4/52, तो आपका निकल जाएगा 4 × 4 13 × 52 आपका इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है आपका 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या है, तो आपको पता है 2 अंकों की जो संख्या होगी वो 10 से लेकर के 99 के बीच होगी। इसी में से कोई एक संख्या होगी 10 से 99 के बीच। आप कह रहे हैं अंकों की संख्या। अब इसमें आप जानते हो 2 चीजें होती हैं, हमें मिलता है एक इकाई मिलता है और एक दहाई मिलता है। 2 अंक मिलते हैं हमें। कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या है उसमें इकाई और दहाई मिलता है हमको। तो हमें लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर हमारा x और दहाई अंक जो बनेगा हमारा दहाई अंक बराबर y, इतना हो जाएगा। अगर संख्या की बात करते हैं तो संख्या जो बनेगी हमारी वो हो जाएगी x + 10y। आप इतना रख सकते हैं x + 10y आपकी संख्या हो जाएगी। आप कह रहे हैं अंकों का योग पहली शर्त के अनुसार आ जाइए। फर्स्ट शर्तानुसार पहली शर्त कह रहे हैं कि अंकों का योग, तो आप देखेंगे यहाँ अंक जो दिया गया हमारा x + y दिया गया और यहाँ हो जाएगा 9, x + y = 9 आपका हो जाएगा पहला समीकरण। आप कह रहे हैं संख्या के अंकों को पलटने से, तो सबसे पहले बनाइए यहाँ पर कि अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। तो अंकों को अगर पलट दिया जाए तो कौन संख्या बनेगी, y को आप x के स्थान पर दीजिए और x को y के स्थान पर, तो हो जाएगा y + 10x। ये कह रहे हैं। अब सेकंड शर्त में देखिए, सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहे हैं, सेकंड शर्त में कह रहे हैं कि जो संख्या आपकी है ये वाली जो संख्या इसका 9 गुना, तो आपका क्या हो जाएगा x + 10y का 9 गुना। और कह रहे हैं जो नई संख्या बनी आपकी उसका 2 गुना, 2 गुना के बराबर है, तो ये हो जाएगा y + 10x। जब इसे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x और इसे गुणा करेंगे हो जाएगा 90y और यहाँ हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 10 दूना 20, आपका इतना हो जाएगा।
आप इन सबको चाहे इधर ले जाए चाहे इधर ले आइए, तो हम उधर ले चलते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि आपका ये आपका है 2y, और यहाँ देखिए 90 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 90y हो जाएगा, और प्लस यहाँ 20x है और ये आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। जब इसे और हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 20 में से 9 घटाएंगे 11 हो जाएगा, 11x, और यहाँ माइनस 90 से 2 घटाएंगे 88 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 88y। हमारा हो जाएगा कितना, 88y बराबर 0। जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल 0, अर्थात x माइनस 8y बराबर आपका 0, क्योंकि 11 आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में 0/11 अर्थात 0 हो जाएगा। समीकरण आपका क्या हो जाएगा, ये 2। आप चाहे आप इसे विलोपन विधि से लगा लीजिए चाहे प्रतिस्थापन से लगा लीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सेकंड से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। x प्लस वाई बराबर यहाँ दे रहे हैं 9 और यहाँ दे रहे हैं x माइनस 8y बराबर आपका 0। जब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर हम देखते हैं यहाँ पर जब घटाने की बात की जाती है यहाँ प्लस से प्लस, जब प्लस होगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है आपका तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ भी। तो x से x घटा देंगे और 8 और 1 ये मिलाकर हमारा हो जाएगा 9y, और यहाँ मिलेगा हमको 9 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 9/9, और जब 9 काट देंगे हम 9 के 9 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, अर्थात y का मान जो हमें मिला वो 1 मिला। अब y का मान हम चाहे जहाँ रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ रखेंगे जब हम x प्लस 1 बराबर 9, और ये जाएगा आपका पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा 8। अगर संख्या की बात की जाए तो जो संख्या निकल कर आई हमारी वो है x प्लस 10y, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 8 और y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जब यहाँ रखेंगे हम तो x के स्थान पर 8 रख देंगे और y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 10 इक्के 10, अर्थात ये हो जाएगा आपका 18। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 18। तो आप लोग इसे देख लीजिए, और कल पेपर है, आप लोग आज से ही थोड़ा सा सूत्र देख लीजिएगा, उसके बाद इत्मीनान से पेपर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सुबह थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद खुले माइंड से पेपर देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग खुले माइंड से पेपर दीजिएगा। इसे बात एक बार जो है सरसरी नजर में देख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा गोला काटकर निकाला जाता है, और कह रहे हैं उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बनाना है घन, और आपको पता है कोई भी अगर घन हम बनाते हैं तो उस घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। तो आप जब घन बनाएंगे इस प्रकार से, तो आपकी इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से ध्यान देना है कि प्रत्येक भुजाएं, यानी कहने का मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर का, सभी 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होंगी। इसमें से अगर हम बीच से मान लीजिए कोई गोला भी काट कर निकालते हैं ऐसे नीचे तक का, यहाँ पूरा अंदर में, तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो जुड़ता मिलता है आपको, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, अर्थात आप ये कह सकते हैं घन की भुजा ही क्या होगी, गोले का व्यास होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हल में कहेंगे इसमें कि घन की भुजा बराबर गोले का व्यास, घन की जो भुजा होगी वो क्या होगी, गोले का व्यास होगा। अर्थात आप कह सकते हो कि गोले का जो व्यास होगा वो कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा 7 है तो गोले का व्यास भी क्या होगा, 7 होगा। अब गोले का व्यास अगर 7 है तो इसकी गोले की त्रिज्या अगर निकाली जाए तो गोले की त्रिज्या जो होगी हमारी, तो गोले की त्रिज्या जो होती है वो जानते हैं आप, व्यास बटे क्या होगा, 2, व्यास बटे 2 होगा। व्यास 7 है तो ये हो जाएगा 7/2। अब कह रहे हैं गोले का आयतन, तो आपको ध्यान देना है कि गोले का आयतन जो होगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा 4/3, पाई का मान कह रहे हैं 3 वैसे पाई मान चाहे 3.14 रखिए या फिर आप रख सकते हैं 7 भी, लेकिन यहाँ रख रहे हैं 3.14 गुणे r का मान देख रहे हैं 7/2 है यहाँ पर, तो इसको 3 बार आप लिख सकते हैं, 7/2 7/2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 दूना 4, इसे काटेंगे तो ये भी कट जाएगा आपका, और यहाँ से काटेंगे तो 2 1 2 दशमलव लगा है, 2 5 10 और आपका 2 7 14, इतना हो जाएगा आपका।
अब यहाँ देखते हैं 7 5 12 13 नहीं कटेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1.57। और यहाँ देखते हैं 7 7 49, 49 7 343 होता है, 343, और यहाँ हो जाएगा बटे 3, आपका इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1.57 को 343 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 1 21, 1 हासिल 2, 3 5 15 16 17 के 7 हासिल आई 1, और 3 1 के 3 और 1 4, इतना हो जाएगा। और 7 चौक 28 के 8 आपका हो जाएगा, हासिल 2, 5 चौक 20, और 20 और 2 22 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएंगी, और 4 1 के 4, 4 2 6, और जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 के आपका 3 हो जाएगा, और 3 5 सॉरी 3 7 21 के 1 हो जाएगा, हासिल आई 2, और 3 5 15 16 17 17 के हो जाएगा 7, हासिल आई आपका 1, और 3 1 के 3 और 1 ये 4, इसे ऐड करेंगे तो 1 8 7 15 के 5, 4 2 6, 1 7 1 8, 7 6 13, और 4 आपका 1 5, इतना हो जाएगा। 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव, अर्थात आप कह सकते हैं हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 538.51 बटे 3, इतना आएगा। अब इसे अगर भाग देना चाहें 3 से तो आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे आप तो 3 1 के 3 आएगा आपका, यहाँ बचेगा 2, यहाँ उतारेंगे 23, 3 7 21 आपका हो जाएगा, यहाँ 2 और ये 8, तो 3 7 21 आपका, 9 3 27, यहाँ आपका बचा 1, 3 5 15, लगभग इतना जाएगा आपका। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 179.5, इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर आपका, सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा आपका। इसका आंसर जो होगा इतना आना चाहिए। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर गोले का आयतन तो है, घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, आपको ध्यान देना है, घन का आयतन क्या होगा आपका, भुजा क्यूब होगा, ठीक है ना। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है, 64 घन सेंटीमीटर है, कितना है आपका, 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें, ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, अगर ये है हमारा इस तरीके से, तो कह रहे हैं कि इसी को मिला करके और एक बनाया जाता है। तो अगर हम बनाते हैं इस प्रकार से तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे मिला करके बनाते हैं हम। तो कह रहे हैं, पहले ध्यान देना है, पहले इसकी भुजा निकालिए, लिखेंगे यहां पर हम प्रत्येक घन की जो भुजा होगी, प्रत्येक घन की अगर भुजा निकाली जाए तो होगा अंडर रूट आयतन। अगर घन देखा जाए तो अंडर रूट क्या होगा आपका, घन मूल आयतन, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, 64, घन मूल 64, और 64 जो आपका है 4 चौक 16 चौको 64, 4 का घन है ये आपका, क्या हो जाएगा 4 का घन, इससे ये घनमूल कट जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा 4 सेंटीमीटर। अर्थात आप कह सकते हैं इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी 4 है और सब 4 ही है। अब दोनों को मिला लिया जाए तो ये भी 4 होगा, तो इसकी लंबाई कितनी बन जाएगी, 4 और 4 यहाँ तक टोटल, ये हमको मिल जाएगी इसकी लंबाई 8, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ये बना, ये घनाभ बना हमको, तो हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई जो मिली हमको यल बराबर वो 8 सेंटीमीटर मिली, जो चौड़ाई मिली वो हमको कितना मिला 4, और जो आपको हाइट मिली वो भी मिली 4। अब देखते हैं, हम एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं, अब एरिया निकालेंगे तो एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, इतना होगा आपका। तो यहाँ जब मान रखेंगे तो यल का मान हमारे पास 8 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है, हाइट का मान भी 4 है, और एच का मान 4, और लंबाई कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ देखते हैं 8 चौक आपका हो जाएगा टोटल 32, ये 32 होगा, प्लस 4 चौक 16 और 8 चौक 32, ये भी हो जाएगा 32 32 हो जाएगा 64, और 64 6 आपका हो जाएगा 70, 10 80, ये टोटल आपको मिलेगा 2 × 80, अर्थात आप कहेंगे 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें जो इसका आंसर मिलेगा 160 सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ सूत्र देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में सूत्र अनिवार्य है, आपको ध्यान देना है।
शंकु, शंकु का आयतन अगर देखते हैं, शंकु का आयतन जो है तो वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसकी वक्रपृष्ठीय, अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा पाई आर एल, आपका क्या हो जाएगा पाई आर एल। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा आपका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम बेलन के वक्रपृष्ठ का बात करें, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा होगा 2 पाई आर एच, ये होगा। ये सभी आपके क्या है सूत्र, सवाल जो आपके प्रयोग करेंगे उसमें लागू होंगे। तो हमें देखना है घन का आयतन, तो घन का आयतन अभी हमने बताया आपको भुजा क्यूब होता है, ठीक है। अब घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन, अगर घनाभ की आयतन की बात किया जाए तो होगा यल गुणे बी गुणे एच, ये होगा आपको। और घन जो आयतन जो होंगे वो सदैव क्या होंगे घन में आएंगे, और जो आपके क्षेत्रफल होंगे वो स्क्वायर में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात बहुपद बनाइए। कह रहे हैं द्विघात बहुपद बनाना है और कह रहे हैं जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अर्थात कह सकते हैं आप कि शून्यकों का योग जो है वो क्या है आपका -3 है और गुणनफल कितना है आपका 2 है, गुणनफल 2 है और शून्यकों का योग कितना आपका -3 है। तो हमें बहुपद बनाना है तो उसका सूत्र जो होता है, बहुपद बनाने के लिए सूत्र जो आपका सूत्र लागू होता है वो होता है कि x आपका होगा x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। ये होता है आपका सूत्र। अब ध्यान देना है यहाँ पर आप क्या होगा x² माइनस योग आपका दिया गया कितना -3, तो यहाँ रखिए -3 और पीछे x लगा, ये गुणनफल 2 दे रहे हैं 2 लगा लीजिए। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 3x + 2 = 0। यही आपका होगा क्या समीकरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, सत्यता की जांच करना है। तो आपको ध्यान देना है कि शून्य ज्ञात करना है तो हमारा क्या होगा कि f(x) = 0 हो जाएगा। f(x) की वैल्यू आपको मिलती है 3x² - x - 4 = 0। जब इस कंडीशन में अगर कोई सवाल मिलता है हमको तो हम क्या करते हैं, इस जो x² के आगे के जो गुणांक है उसको हम अचर पद से गुणा करते हैं। 3 को जब 12 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 12। तो गुणा कीजिए, यहाँ आ रहा है आपका 12, गुणा कीजिए 12 है, माइनस लगा, घटाने पर इसका गुणांक 1 है, 1 है। तो आप देखेंगे 3x² माइनस, तो 3 चौक 12 यानी 4 - 3 ही आपका होगा। यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका -4 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे, आप इंटू कराइए अंदर से, x को जब 4 से गुणा कराएंगे 4x और यहाँ माइनस मिलकर के आपका हो जाएगा प्लस 3x - 4 = 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ बचेगा आपका 4 और इन दोनों में जो कॉमन है हमारा 1 है, यहाँ हो जाएगा 3x - 4 = 0। आपका इतना हो जाता है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में, देखिए दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन है, तो ये हो जाएंगे एक ब्रैकेट में x - 4 और अगले में हो जाएगा x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। 3x - 4 = आपका 0 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आएगी। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, आपका यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और अगला जो आपका है वो x + 1 = 0 है, ये प्लस में उधर जाएगा आपका तो माइनस में। आप कहेंगे x की वैल्यू जो मिली आपको, जो शून्य मिला वो आपको 2 शून्य मिलते हैं, कौन कौन, 4/3 और -1। आप कह रहे हैं सत्यता की जांच करना है। जब सत्यता की जांच करेंगे आप तो सत्यता की जांच करना है तो एक तरफ शून्यकों का योगफल रखिए, एक तरफ शून्य का जो है फार्मूला लागू होता है उसे रखिए। तो हम यहाँ लिखते हैं शून्य का योग, शून्यकों का योग बराबर हमारा जो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है x² का गुणांक। तो शून्यक हमारे जो आए हैं वो आए हैं 4/3, आपका 1 है और 1 है -1 बराबर, माइनस लगा यहाँ पर माइनस। x का गुणांक अगर देखें हम
तो यक्स के आगे जो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन वहां क्या मानेंगे हम 1। तो यक्स का गुणांक हमारा 1 है, और देखिए इसके आगे माइनस लगा है तो -1 रखेंगे हम यहाँ पर, तो -1 बटे यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर हमारा कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। अब इसका हर एक मान लेंगे हम, जब गुणा करेंगे 1 को 4 से तो हो जाएगा 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, और 3 1 के 3 यहाँ हो जाएगा, बराबर ये माइनस मिलकर ये आपका प्लस हो जाएगा 1/3। 4 से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/3, अर्थात 1/3। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा शून्यक सर्टिफाई है। और एक आपका इसी में दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल, दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो आपका शून्यक का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल मतलब हुआ दोनों शून्यकों को गुणा कराना है, 4/3 गुणे -1। अब यहाँ अचर पद देख रहे हैं तो यहाँ -4 लिखा है, तो यहाँ -4 रखेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3, माइनस प्लस आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा 4/3 और यहाँ भी हो जाएगा 4/3। तो आपका इतना आता है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा जो शून्यक प्राप्त हुआ है 4/3 और -1 वो सर्टिफाई है, वो इस आंसर के लिए क्या है आपका सर्टिफाई है। इसका मतलब हमारा शून्यक क्या है, एकदम राइट है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो हमें ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि भिन्न का अंश, मानेंगे भिन्न का अंश जो हमारा होगा वो कितना होना चाहिए x, और हर मानते हैं हम भिन्न का हर इक्वल y। तो अगर इतना मान लेते हैं तो हमारी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी भिन्न बराबर अंश बटे हर, आपका बनेगा अंश बटे हर, और अंश हमें x है और y क्या है आपका हर है, इतना है। तो पहली शर्त में आते हैं हम, पहली शर्त हमारी जो है प्रथम शर्त अनुसार, पहली शर्त कह रहे हैं कि अंश से अंश में 1 जोड़ दें, तो हमारे पास अंश 1 आपका x है और इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, और हर हमारे पास y है, कह रहे हैं हर में से 1 घटा दें, 1 घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। ये चीजें हैं, कह रहे हैं भिन्न क्या है आपकी 1 में बदल जाती है। आप देखिए इसका हर 1 हो जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा x + 1 बराबर y के यहाँ से गुणा कराएंगे y - 1। अब y को इधर ले आइए, तो आप चाहे इधर ले आइए चाहे उधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर आपका हो जाएगा y - 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात x बराबर आपका हो जाएगा y - 2। समीकरण क्या हो जाएगा आपका 1। अब सेकंड शर्त में कह रहे हैं, सेकंड शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त कह रहे हैं कि सेकंड शर्त में कह रहे हैं कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हमारी जो भिन्न है वो x है, और हर नीचे हो जाएगा 1 जोड़ दिए तो वो क्या हो जाती है आपकी 1/2 हो जाती है। यहाँ जब गुणा कराएंगे 2x हो जाएगा, y को यहाँ से गुणा कराएंगे तो y + 1 हो जाएगा। अब ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, चाहे आप इसे पक्षांतर कर लीजिए, तो आपका 2x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हमारा 1, यहाँ समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर जब यहाँ मान रखेंगे आप लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, और x का मान यहाँ है y - 2 और -y बराबर 1। जब 2 से गुणा कराएंगे 2y - 2 दूना 4 -y बराबर आपका 1। 2y से 1y घटाएंगे y बचेगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो आपका प्लस में, अर्थात हमें y का मान मिला 5। अब y का मान क्या कीजिए आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखिए, आपका है x बराबर y - 2, तो y के स्थान पर यहाँ y है, इस y के स्थान पर हम 5 रखेंगे, 5 - 2 रख देंगे तो हमें मिलेगा 3। तो यहाँ क्या मिल जाता है हमको 3। और कह रहे हैं कि भिन्न बताइए, तो हमें भिन्न जो हमने ज्ञात की है, तो भिन्न हमें मिली है x बटे y, और x का मान मिला 3 और y का मान मिला हमें 5, अर्थात हमारी जो भिन्न होगी वो 3/5 होगी। हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी आपकी 3/5 होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7, 5, 5, 7 और -3, -3 और -3, है। कह रहे हैं त्रिभुज का केंद्रक आप ज्ञात करना है, तो अर्थात कहने मतलब है कोई आपका त्रिभुज है उसके बीच का जो केंद्र है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बीच का निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, तो सूत्र है हमारा कि अगर देखें हम केंद्रक
का निर्देशांक अगर निकाला जाए, निर्देशांक निकाले हम, तो यहाँ हम देखेंगे सूत्र हमारा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 हो जाएगा, इतना होगा ये। तो हमारा ये आपका x1 है, ये y1 होगा, यहाँ x2 होगा, ये y2 होगा, और ये आपका x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। जब हम मान रखेंगे x1 का तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7, x2 का मान रखेंगे 5 और x3 का मान रखेंगे -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा, बटे 3 आपका लग जाएगा यहाँ पर। कामा y1 का मान हमारे पास है 5 और y2 का मान है 7 और y3 का मान है 3 और आपका हो जाएगा बटे 2। ये हो जाएगा 7 और 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 12 -3 बटे 3, 7 5 12 और 12 3 हो जाएगा हमारा 15 बटे आपका 3, यहाँ पर 3 रहेगा बटे 3 आपका हो जाएगा इतना। तो 12 से जब 3 घटाएंगे हम तो हमें मिलेगा 9 बटे 3, और इसे जब काटेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 5, और इसे जब काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 का 5। अर्थात कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का केंद्रक, जैसे अगर मान लीजिए कोई बिंदु, 2 बिंदु दिए गए हैं और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या आप निकालना चाहते हैं, तो बिंदु के बीच की दूरी जो होगी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। अगर इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु कहते हैं निकालने के लिए यहाँ पर, तो मध्य बिंदु अगर निकालना है आपको तो मध्य बिंदु का सूत्र होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा हमारा, निर्देशांक बराबर होगा वो x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, इतना होगा, हमें इतना मिलेगा। तो ये आपके बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है और ये आपके 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र है।